कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। हमेशा की तरह आपने अपनी पढ़ाई को इस लॉकडाउन में जो विपरीत परिस्थितियां इस समय हमारे देश के सामने आपने जारी रखा हुआ है। ज्योग्राफी की लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटो यानी पठार, उनका उत्थान देखा था हम लोगों ने, और भारत में कैसे पठारों का विस्तार है ये देखा था। आज हम लोग एक एक पठारों की विशेषता समझेंगे। हालांकि मैं आपको पहले थोड़ा सा बातें बता देता हूँ, एक बार आप कल वाली क्लास को रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि भारत के पठार कहाँ कहाँ विस्तृत हुए हैं। चलिए देखिए, टॉपिक पर आते हैं और एक बार हम लोग भारत के पठार को देखते हैं। आपको अधिकतर पठार तो प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलेंगे, ज्यादातर जो पठार होंगे वो सबके सब प्रायद्वीपीय भारत की ओर मिलेंगे आपको। चलिए पठार देखिए, यहाँ एक पठार है जिसका नाम है दक्कन ट्रेप या दक्कन का पठार। दक्कन ट्रेप या दक्कन का पठार। इसी दक्कन के पठार का टूटा हुआ हिस्सा एक पठार है जिसका नाम है कर्नाटक का पठार। इसी दक्कन ट्रेप का एक हिस्सा मिलेगा आपको तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का पठार। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का पठार, ये दोनों दक्कन पठार के हिस्से हैं। ठीक है, अगला पठार देखिएगा आप, यहां पर मध्य प्रदेश में आपको यहां एक पठार मिलेगा, इसका मुख्य विस्तार आपको झारखंड में मिलेगा जिसका नाम होगा छोटा नागपुर पठार। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको यहां मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। यहां मिलेगा आपको बुंदेलखंड का पठार। इस बुंदेलखंड के इधर आएंगे आपको मिलेगा मालवा का पठार। ये हो गया मालवा का पठार। इनके बीच में एक पठार मिलेगा आपको बाघेलखंड का पठार। ये हो गया बाघेलखंड का पठार। यहाँ गुजरात के कच्छ में एक पठार दिखेगा आपको जिसका नाम होगा कच्छ का पठार। और यहाँ मेघालय में, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय एरिया में आपको दिखेगा, यहाँ पर एक पठार दिखेगा आपको जिसका नाम होगा मेघालय का पठार। एक बार फिर से इनका नामकरण कर देते हैं, ध्यान दीजिए। दक्कन का पठार, ये हो गया दक्कन का पठार। कैसे निर्मित हुआ इसके बारे में कल बहुत विशेष हम लोगों ने पढ़ा था। ये हो गया कर्नाटक का पठार। इसी कर्नाटक के पठार में मैसूर का पठार, शिलांग का पठार वगैरह है। सॉरी, कर्नाटक में मैसूर का पठार भी इसी में है। इसी पठार का एक हिस्सा ही है तेलंगाना का पठार। ये एक पठार है जिसका नाम है यहां पर, जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार हो गया। ये एक पठार है, इस पठार का नाम हो जाएगा, सॉरी, ये हो गया बाघेलखंड का पठार। बाघेलखंड का पठार। ये एक पठार है जिसका नाम हो जाएगा मालवा का पठार। ये एक पठार मिलेगा जिसका नाम होगा कच्छ का पठार। ये एक पठार है जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। ये एक पठार है जिसका नाम है मेघालय का पठार। ये हो गया मेघालय का पठार। अब इन्हीं पठारों में कुछ और पठार स्थित हैं। जब हम लोग एक एक पठार पढ़ेंगे तो इनकी विशेषता समझेंगे। देखिए, दक्कन के पठार का हिस्सा कर्नाटक और तेलंगाना का पठार है। फिर ये पठार आपको मिलेगा छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, बाघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और कच्छ के रण का पठार या कच्छ का पठार। अब इन्हीं पठारों में फिर छोटे छोटे पठार हैं, तो जैसे जैसे एक एक पठार हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी विशेषता पढ़ते जाएंगे। चलिए, सबसे पहला पठार हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार। क्या इसकी विशेषता है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट जरूरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक एक पठार सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग छोटा नागपुर पठार। देखिए कैसे विस्तृत है। जो बच्चे ये मानकर चल रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ाई करेंगे, उनकी भविष्य खतरे में पड़ने वाली है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश, खासकर जो बच्चे यूपी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट नौकरियों की जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं,
अगर आप अवलोकन करें कभी स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में, तो बच्चे अगर आप अवलोकन कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट आई हैं वो क्या काम करती है, चुनाव के 1 साल पहले तक सारी वैकेंसियां इकट्ठा करती हैं। जैसे चुनाव आने वाला होता है सारी वैकेंसियां क्लियर कर देती हैं। तो जो बच्चे स्टडी लगे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप अपना पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि 2021 में वैकेंसियों का भंडार आने वाला, क्योंकि 22 में चुनाव है, सरकार को आपके सामने आना पड़ेगा और जब वैकेंसियां क्लियर होंगी मामला ताज़ा ताज़ा रहेगा, आप जाकर खूब बटन दबाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2021 में वैकेंसियां आपको पर्याप्त वैकेंसियां मिलेंगी, आपके पास गोल्डन चांस है, स्टडी जारी रखिए। हम आपके साथ लगे ही हैं, हम आपको जो है हनीमून तक पहुंचाएंगे, कैरियर जंक्शन आपको हनीमून तक पहुंचाएगा, बैंड बाजा हम ही लोग बजवाएंगे आपका। जुड़े रहिए कैरियर जंक्शन के साथ। हालांकि कौन सा ऐसा बैंड है जो बजता नहीं है, तो लड़कियों का जो हेयर बैंड है वो बजता नहीं है, बाकी आपका जो बैंड बजेगा ना वो कैरियर जंक्शन बजवाएगा। बस पढ़ते रहिए, आप कैरियर जंक्शन के साथ लगे रहिए। जोक सपाट, चलिए टॉपिक पर आते। देखिए छोटा नागपुर पठार बच्चे, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार। चलिए सबसे पहले इसका लोकेशन, अब मैंने आपको बता चुका हूं, पहले इसका लोकेशन समझ लीजिएगा। तो मान लीजिए अगर ये छोटा नागपुर पठार है बच्चे, तो इस छोटा नागपुर पठार के उत्तर एरिया में आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम होगा हजीराबाग का पठार। हजीरीबाग का पठार। लोकेशन याद रखिएगा। जो बच्चे स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जरूर याद रखेंगे कि जो है इसका लोकेशन याद रखेंगे, डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए, इसके उत्तर पूर्व में आप जाएंगे तो आपको एक पठार मिलेगा। उत्तर पूर्व में एक पहाड़ियां मिलेंगी जिनका नाम होगा राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी इसके उत्तर में जाएंगे आप, इसके उत्तर पूर्व में, यानी राजमहल। ठीक है, ये हो गया उत्तर में है, ये छोटा नागपुर पठार के उत्तर में स्थित है और ये उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ये नॉर्थ में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। इस छोटा नागपुर पठार के दक्षिण आएंगे तो आपको मिलेगा रांची का पठार। ये किस एरिया में? साउथ में है, यानी दक्षिण में। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में रांची का पठार है, उत्तर में हजीराबाग का पठार, इधर हजीरीबाग का पठार, इधर है राजमहल पहाड़ियां और इधर है रांची का पठार। और इसके इधर इस वाले एरिया में आपको एक पहाड़ियां मिलेंगी, एक श्रेणी मिलेगा। इस वाले एरिया में एक पर्वत श्रेणी मिलेगी इसके। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस हो तो जरूर ओपन कीजिएगा। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार वाला चैप्टर ओपन कीजिएगा ऑक्सफोर्ड एटलस में, आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ आपको एक पहाड़ी दिखेगी, एक रेंज दिखेगा, हजारीबाग रेंज, हजारीबाग श्रेणी। ये दिखेगा आपको हजारीबाग श्रेणी। तो हजारीबाग का पठार, राजमहल की पहाड़ियां और रांची का पठार सम्मिलित रूप से बनता है छोटा नागपुर पठार। उत्तर एरिया में क्या है? हजीरीबाग का पठार, इधर क्या है? राजमहल की पहाड़ियां। अगर बच्चे आपको याद हो तो ये देखिएगा रांची के पठार में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी जब मैं आपको पढ़ाया था राजमहल की पहाड़ियां, बताया था राजमहल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। राजमहल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, 1366 मीटर ऊंचा है। ऑक्सफोर्ड के सोर्स के हिसाब से 1366 मीटर ऊंचा है। इस राजमहल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप बताइए हजारीबाग पहाड़ियां जो हैं इसकी भी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। हजारीबाग पठार का सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है जो राजमहल पहाड़ियों में स्थित है। लेकिन हजारीबाग का पठार उत्तर पूर्व है, छोटा उत्तर में है छोटा नागपुर पठार के, और राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं? छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में है। और रांची का पठार कहाँ है? छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में। और इसके उत्तर से लेकर
इसके पश्चिम के पूरे एरिया में मिलेगा आपको हजारीबाग की श्रेणियां, और यही सम्मिलित रूप से कहलाती हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। आप समझिएगा बात। इस पठार का जो मुख्यतः विस्तार है वो झारखंड में मिलेगा आपको। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपना नोट्स कंप्लीट कीजिए। चलिए, तो इस पठार का जो विस्तार मुख्यतः मिलेगा आपको, इसका मुख्यतः विस्तार आपको मिलेगा, मुख्यतः जो विस्तार मिलेगा ये मिलेगा आपको झारखंड में। लेकिन ये आपको दक्षिणी बिहार में भी कुछ हिस्सा इसका मिलेगा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ हिस्सा मिलेगा, और उत्तरी उड़ीसा में भी कुछ हिस्सा मिलेगा। ये इस पठार का विस्तार है। मुख्यतः विस्तृत है कहां पर? झारखंड में। लेकिन दक्षिणी बिहार वाले एरिया में एटलस जरूर ओपन कर रखें। बहुत ही जल्द आप लोग अगर हमारे साथ ऐसे लगे रहेंगे तो बहुत ही जल्द हम आपको सारे ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको दोबारा पढ़ाया जाएगा, और एटलस पढ़ाया जाएगा आपको बाकायदा डिजिटल बोर्ड पर। बस आप लोग लगे रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए दिन को दिन ब दिन बेहतर करेंगे और हमेशा बेहतर करने के प्रयास करेंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, आप हमारे साथ जो लगे रहें। चलिए, बहुत ही जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि आप तक जो है मैप पहुंचा पाएं। चलिए, तो इधर देखिएगा, मुख्यतः कहाँ है? झारखंड में, लेकिन कुछ दक्षिणी बिहार में भी है, और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी है, और कुछ उत्तरी उड़ीसा में भी इसका विस्तार है। भारत में जो ये पहाड़ियां हैं, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, खनिज संसाधन में बहुत ज्यादा धनी है। यानी खनिज संसाधन की दृष्टि से धनी पठार है। किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? इसकी जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट से बनी है, तो इसमें खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसी पठार से कुछ नदियां निकलती हैं। अब मैं आपको पठार पर नदियां निकाल के बताता हूं कि कौन कौन सी नदियां निकलती हैं इस पठार से। इस पठार से मुख्यतः 3 नदियां निकलती हैं। स्वर्णरेखा निकलेगी आपकी, दामोदर निकलेगी, और सोन नदी निकलेगी। और ये प्रतिरूप बनाते हुए निकलेगी। मैं आपको एक बना के दिखाने का प्रयास करता हूं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, एटलस अपने सामने जरूर रखें आप। हमारे द्वारा पूरा प्रयास है कि अगर आपको एटलस देखना जो है, बहुत पूरी प्रयास किया जा रहा है कि आपको एटलस देखना हम सिखा पाए। ये मान लीजिए है झारखंड का एरिया जो बिहार से टूटकर बना, तो यहाँ मध्य प्रदेश से टूटकर इधर कुछ छत्तीसगढ़ दिखेगा, इधर आपको उड़ीसा दिखेगा, और बिहार से टूटकर ही तो झारखंड बना है। कब बना हुआ? मैं चाहूंगा इसका उत्तर आप कमेंट में दें। मैं पढ़ा चुका हूं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में, भारत के 9 गठित राज्य। तो आप एक सवाल है आपके लिए, कमेंट में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसका उत्तर जरूर दीजिएगा कि सन 2000 में भारत के कितने राज्य कब कब गठित हुए हैं। इसका आंसर आप जरूर दें, कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ है छोटा नागपुर का पठार। ये वाला एरिया मिलेगा हम लोग को झारखंड, तो मुख्यतः झारखंड में विस्तृत होगा। दक्षिणी बिहार, अगर यहाँ बिहार मानेंगे तो इधर कुछ दक्षिणी बिहार दिखेगा, ये उड़ीसा का उत्तरी भाग दिखेगा, और अगर नीचे इसके छत्तीसगढ़ है तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में दिखेगा। इसी छोटा नागपुर पठार के पास से ये जो हजारीबाग का पठार है, यहीं से बच्चे एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा दामोदर नदी। यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा दामोदर नदी। खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने, पश्चिम बंगाल की शोक किसे कही जाती है? दामोदर नदी को। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी दामोदर नदी। दामोदर नदी। अब ये छोटा नागपुर पठार ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, तो यहाँ बहुत ज्यादा कोयला पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप, दामोदर नदी घाटी बेसन सबसे ज्यादा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? आप उत्तर तुरंत बताइएगा। कोयला।
भारत में सर्वाधिक किन नदी घाटी में कोयला पाया जाता है? अब तो बिना देखे उत्तर मारिएगा। दामोदर नदी घाटी में कोयले का भंडार है। किसके लिए प्रसिद्ध है नदी घाटी बेशन? दामोदर कोयले की भंडार की दृष्टि से। पश्चिम बंगाल का इसे शोक कहा जाता है। शोक, कुछ बच्चे सोचते हैं शोक क्यों कहा जाता है? वो नदियां जो अपना मार्ग प्रवाहित निश्चित नहीं है, जिनके प्रवाह निश्चित नहीं है, जो अपना मार्ग बार बार परिवर्तित करती रहती हैं, ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल में इसके कारण बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। यहीं से एक नदी निकलेगी, भारत की एक नदी है जिसका नाम है उत्तर वाहिनी नदी। यहीं से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा सोन नदी। सोन नदी, आप लोगों ने गाना सुना होगा, अगर जो बच्चे, हालांकि तो बच्चे पिक्चर नहीं देखते हैं, आप लोग अगर आप लोगों ने नदियां के पार पिक्चर देखा तो उसमें गाना है, सोना नदिया के पानी हिलोर मारे। सुना होगा आप लोगों ने, जाहिर सी बात है सुना होगा। तो सोना नदिया के पानी हिलोर मारता है बच्चे पटना में। तो ये जो सोन नदी है ना, ये जो सोन नदी है, ये सोना नदिया के पानी हिलोर मारेगा पटना में, यानी ये सोन नदी कहाँ मिल जाएगा? गंगा में। कहाँ मिलेगा? ये पटना में। छठ पूजा के दिन, छठ पूजा के दिन औरतें बहुत ज़्यादा इसमें सोन नदी में स्नान करती हैं, पवित्र मानी जाती है। इसे बिहार की गंगा भी कहा जाता है। सोन नदी को बिहार के पटना में मिलती हैं। तो अब जैसे आपको पता चले सोन नदिया के पानी कहाँ हिलोर मारेगा? पटना में, और ये गंगा से कहाँ मिल जाएगी? पटना में। अब भारत की एक ऐसी नदी है जो उत्तर वाहिनी नदी है। भारत की एक ऐसी नदी है जो उत्तर वाहिनी है, यानी दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है सोन नदी। और बच्चे यहीं से, इसी छोटा नागपुर पठार के अमरकंटक चोटी के पास से एक नदी निकलेगी यहीं पर, यहाँ से, और इसका नाम होगा नर्मदा नदी। ये होगा नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। और यही के पास से अब देखिएगा अलग अलग दिशाओं में बह रही है। जब ये अलग अलग दिशाओं में बह रही है तो जब कोई नदी एक स्थान से निकलकर, जब कोई नदी एक स्थान से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है तो ऐसे अपवाह तंत्र को अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। तो यही छोटा नागपुर पठार के पास से 3 नदियां अरीय प्रतिरूप बनाते हुए निकलती हैं, नर्मदा, सोन और दामोदर नदी। सोन उत्तर वाहिनी है, नर्मदा पश्चिम वाहिनी है, दामोदर क्या होती है? उत्तर, पूरब और दक्षिण की ओर बहती है और जाकर जो है फिर पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाती है ये, ठीक है। तो ये हो गया छोटे नागपुर पठार के नदियों के बारे में, ठीक है। इस नदियों को यही बच्चे आपको बताया था अभी, हजीरीबाग का पठार, यहाँ पर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहीं पर एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है सोन नदी। अब रांची के पठार को और हजारीबाग के पठार को जो सेपरेट कर देती है उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार को और हजारीबाग के पठार को जो सेपरेट करती है, जो अलग करती है जो नदी, उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। इसका भी उद्गम इन्हीं पठारों से होता है, इसका भी उद्गम इन्हीं पठारों से होता है। भारत में ये पठार क्या है? बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन में धनी है। बॉक्साइट, टिन, टंगस्टन जैसे खनिज, कोयला जैसे खनिज हमारे छोटा नागपुर पठारों में पाए जाते हैं। चलिए, ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। अगला पठार देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया है एक पठार मालवा का पठार। एटलस जरूर ओपन करके रखिएगा क्लास लेने से पहले। ऑक्सफोर्ड का एटलस आपके पास जरूर होना चाहिए। कुछ इस एरिया में अभी आपको दिखाया हमने, कुछ इस एरिया में दिखाया आपको मालवा का पठार, कुछ इस एरिया में। अगर आपको मध्य प्रदेश का पहाड़ियां याद आ, मध्य प्रदेश याद आ रहा हो तो इसी मालवा पठार के इधर आपको दिखाई देगा विंध्यन श्रेणियां। इधर दिखाई देगा आपको क्या? विंध्यन श्रेणियां। यहां दिखाई देगा आपको एक नदी, ये दिखाई देगा आपको नर्मदा नदी, कुछ इस तरह। यही दिखाई कुछ देगा आपको जो है ताप्ती नदी, कुछ इस तरह, ठीक है। ये हो गया मालवा पठार, ये हो गया विंध्यन श्रेणियां, ये हो गया विंध्यन श्रेणियां। तो इसके जब उत्तर पूर्व आप जाएंगे तो आपको मिलेगा विंध्यन श्रेणियां और ताप्ती नदी
के ऊपर आपको मिलेगा यहाँ सतपुरा श्रेणियां, कुछ यहाँ मिलेगा आपको सतपुरा श्रेणियां, ये है सतपुरा श्रेणियां। ठीक है, तो ये मालवा का पठार है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में विस्तृत है। और इसी मालवा के पठार से चंबल और इसकी सहायक नदियां निकलती हैं। जब नदियां पढ़ाऊंगा तो इन पठारों का मोस्ट का बहुत ज्यादा काम आएगा। चंबल नदी इसी पठारों से निकलती है, इसी पठारों से निकलती है चंबल नदी, और इसी पठारों से निकलने के बाद इन्हीं पठारों में काटती है चंबल नदी। और चंबल नदी खूब ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है। आपने चंबल डाकुओं के बारे में खूब सुना होगा। चंबल डाकू इन्हीं बीहड़ों में जाकर छुप जाते हैं। तो इन्हीं पठारों में, मालवा के पठारों में चंबल नदी क्या करती है, बड़े बड़े बीहड़ों का क्या करती है, निर्माण करती है। ये मालवा पठार कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके इधर मिलेगा आपको विंध्यन श्रेणियाँ, इधर मिलेगी सतपुरा श्रेणियाँ, और दो नदियों के बीच लगभग आपको दिखाई देगा ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य दिखाई देगा आपको क्या, मालवा का पठार। कौन सा पठार, मालवा का पठार। चलिए, मालवा पठार के बाद आपको यहां पर मध्य प्रदेश, अगर मैं आपको मध्य प्रदेश बना के दिखाऊं थोड़ा सा, चलिए, तो ये मध्य प्रदेश अगर मैं आपको बना के दिखा पा रहा हूं, तो मध्य प्रदेश अगर आपको बना के दिखा पाऊं ये कुछ इस तरह, तो यहाँ इस वाले एरिया में मिलेगा आपको बुंदेलखंड का पठार। ये वाले एरिया में मिलेगा आपको बुंदेलखंड का पठार, यहाँ मिलेगा आपको। ये है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार, ये बुंदेलखंड का पठार। अब ये उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ आपको विस्तृत हुआ मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, मध्य प्रदेश में है। और ये बुंदेलखंड का पठार जो है आपको लाल बलुआ पत्थर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बुंदेलखंड के पठार में आपको लाल बलुआ पत्थर दिखाई देगा। और भवन सामग्री बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर बहुत पुराने पठार हैं, अवशिष्ट रूप में बचे हुए ये पठार हैं। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको दिखाई देगा। ये मध्य प्रदेश का फिगर है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा छोटा नागपुर का पठार, थोड़ा सा मध्य प्रदेश की सीमा लेते हुए। यहाँ पर दिखाई देगा आपको मालवा का पठार, ये वाला एरिया। ये दिखाई देगा आपको बाघेल खंड का पठार। यानी इधर हो गया बुंदेलखंड का पठार, इधर क्या हो गया, मालवा का पठार, ये हो गया बाघेल खंड का पठार, और ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया, ये हो गया। अगला पठार आप देखिएगा बच्चे, यहाँ एक पठार है, यहाँ पर गुजरात में, गुजरात के कच्छ एरिया में एक पठार है जिसका नाम है कच्छ का पठार। यहाँ है कच्छ का पठार। ये कच्छ का पठार कच्छ के प्रायद्वीप पे विस्तृत है। कहाँ पर, कच्छ के प्रायद्वीप में विस्तृत है ये कच्छ का पठार। और दलदली क्षेत्र होने के कारण कच्छ का पठार भारत में भूकंप के दृष्टि से संवेदनशील है। भूकंप की दृष्टि से क्या है, ये संवेदनशील है। गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप में स्थित है। और यहीं पर आपको मिलेगा कुछ इस वाले एरिया में मेवाड़ का पठार। ये इसके जब आप मालवा पठार के कुछ इधर जाएंगे तो आपको राजस्थान और इसकी सीमा पर मिलेगा एक पठार आपको, जिसका नाम होगा मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार, मेवाड़ का पठार। एटलस जरूर ओपन करके रखें आप। पीछे देखिए, गुजरात के कच्छ एक प्रायद्वीप में भूकंप के दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील एक पठार स्थित है जिसका नाम है क्या, कच्छ का पठार। ये इसके राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के कुछ एरिया पर मेवाड़ का पठार, बुंदेल के मालवा के पठार का हिस्सा मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। यहाँ मिलेगा आपको जो है बाघेलखंड का पठार, और यहाँ मिलेगा आपको छोटा नागपुर का पठार। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो सबसे ज़्यादा पठार आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो छोटा नागपुर पठार। खनिज संसाधन में सबसे अधिक धनी है, जैसे बॉक्साइट, जैसे यहाँ से नदियाँ निकलने वाली नदियाँ कितने राज्यों में विस्तृत हैं, ये सब सारी जानकारियाँ हो गई मध्य प्रदेश के पठार के बारे में। यानी मोटा मोटा जानकारी जो मध्य प्रदेश के पठार के आसपास जो विस्तृत हैं, जो मध्य प्रदेश के सीमा के आसपास विस्तृत हैं, वो ये पठार है। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उनमें से बहुत थोड़ा विस्तृत जानकारी पढ़ना रहेगा हम लोग को। एक होगा ये दक्कन का पठार, और इसी दक्कन के पठार का एक हिस्सा क्या बताया है आपको,
कर्नाटक का पठार और यही तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का पठार, ये इम्पोर्टेंट पठार है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। और एक पठार फिर पढ़ना है हम लोग को मेघालय का पठार। एक पठार क्या पढ़ना है? मेघालय का पठार। तो चलिए मेघालय का, अभी टाइम है फिलहाल, मेघालय का पठार देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो मेघालय पठार है ये इन्हीं छोटे नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा है। देखिएगा मान लीजिए ये कुछ इस एरिया में, ये है मेघालय का पठार, ये वाला एरिया, और ये मेघालय का पठार है। सॉरी मैं पूर्वोत्तर भारत आपको बना के दिखाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पूर्वोत्तर भारत एक बार देखिएगा। ये मान लीजिए हो गया, ये मान लीजिएगा पूर्वोत्तर भारत। यहाँ हो गया मेघालय का पठार, ये हो गया मेघालय का पठार। इस मेघालय के पठार में आपको 3 पहाड़ियां मिलेंगी। इधर पश्चिम की ओर मिलेगा आपको गारो, ये मिलेगी आपको खासी, और ये मिलेगी आपको जैंतिया। इसी मेघालय के पठार में आपको मिलेगा गारो, ये पहाड़ी मिलेगी आपको खासी, और ये पहाड़ी मिलेगी आपको जैंतिया। ये पहाड़ियां हैं मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में पश्चिम से पूरब, ये देखिएगा ये हो गया गारो, खासी और जैंतिया। खासी जो पहाड़ियां हैं, ये जो खासी पहाड़ी है, ये कैप आकृति होने के कारण, कैप आकृति होने के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में इन्हीं खासी और गारो पहाड़ियों के मध्य, इन्हीं खासी पहाड़ियों के मध्य होती हैं। और इसी खासी पहाड़ियों के पास मेघालय की राजधानी शिलांग भी स्थित है। तो मेघालय पठार मुख्यतः 3 पहाड़ियों का ही संरचनाएं हैं, गारो, खासी और जैंतिया। इसी पठार में गारो, खासी और जैंतिया झूम कृषि करती हैं। और इस पठार का, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, गारो पहाड़ियों में एक चोटी है जिसका नाम है नोक्रेक, और इस पूरे एरिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? नोक्रेक है। इस पूरे पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नोक्रेक है। और यही नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है नोक्रेक। ये नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान और इन मेघालय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? नोक्रेक है, जो किस पहाड़ियों में है? गारो पहाड़ियों में है। कैप आकृति होने के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में होती है। मेघालय पठार में जो खासी पहाड़ियां, ये कैप आकृति के कारण है। चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा ये कैप आकृति कैसे बनी हुई है। मान लीजिए ये नीचे गुजरा हुआ भूमध्य रेखा या 0 अक्षांश रेखा, और ये वाला एरिया हो गया मेघालय का, ये हो गया मेघालय का पठार। देखिएगा सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में क्यों होती है, इसका जवाब देता हूं। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से मान लीजिए मानसून हवाएं चलेंगी, ये मान लीजिए मानसूनी हवाएं चली, तो ये मान लीजिए ऐसे कुछ जा रही हैं, ये मानसूनी हवाएं मान लीजिए जा रही हैं, ये मान लीजिए मानसूनी हवाएं जा रही हैं। तो ये
बंगाल के खाड़ी के पास से उठेंगे नहीं। ये है मानसून हवाएं, मानसूनी हवा, यह वायु है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर विस्तृत मिलेगा आपको गारो, खासी और जयंतियां। ये मानसूनी हवाएं यहीं पर है मासिन राम, ये हो गया मासिन राम मान लीजिए। अब ये हवाएं उठी नहीं कि टकराई आकर गिर गई, ये हवाएं उठी नहीं कि टकराई आकर गिर गई, केपनुमा आकृति बनाई, यानी जो मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठी जाकर टकराई और फिर मासिन राम में आकर गिर गई। तो सर्वाधिक वर्षा यही मासिन राम, और यहीं पर चेरापूंजी भी है, यहीं पर शिलांग भी है, जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय पठार में खासी पहाड़ियों की केप आकृति होने के कारण सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। ये हो गया मेघालय के बारे में। इन्हीं मेघालय पठार में क्या करती हैं? झूम कृषि होता है। किनके? गारो, खासी और जयंतियों द्वारा, जो इन्हीं पहाड़ियों में निवास करती हैं। उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम क्या पड़ा है? गारो, खासी, जयंतिया पड़ा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नौ क्रेक है। क्या है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी? नौ क्रेक है। तो ये हो गया मेघालय का पठार, ये हो गया मेघालय का पठार। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बात और समझिएगा आप लोग। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात को बहुत गौर से कीजिएगा कि क्या कारण है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ की जमीनें जो है बंजर होती जा रही हैं, बंजर या अनउपजाऊ भूमि में तब्दील होती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? आप ध्यान दीजिएगा, कारण क्या है इसके पीछे। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि मासिन राम में इतना वर्षा होता है, मेघालय में इतना वर्षा हो रहा है, फिर भी ये मरुस्थल में बदल रहा है। क्यों मरुस्थल में बदल रहा है? वर्षा तो खेती के लिए अच्छी होती है, फिर क्यों बदल रहा है? ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये स्थल है अपना, इस स्थल पर ये मान लीजिए जो है हमारे क्रस्ट है, ये भूमि का मान लीजिए क्रस्ट है। ये भूपट्टी है या क्रस्ट है, क्रस्ट है ये मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर वर्षा कीजिए आप, अब यहां वर्षा करिए आप। ये मान लीजिए वर्षा कीजिए आप यहां पर, ये मान लीजिए मेघालय का एरिया है बच्चे। ये बस मैं आपको उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण क्यों मेघालय के आसपास जो हैं जो चीजें मरुस्थल में क्यों बदल रहा है। अब ये वर्षा हो रहा है मान लीजिए, ये वर्षा है मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा, तो जब अत्यधिक वर्षा होगा तो अत्यधिक अपर्दन होगा। अत्यधिक वर्षा, और जब वर्षा अत्यधिक होगा तो अपर्दन अधिक होगा, और जब अपर्दन अधिक होगा बच्चे तो होगा क्या? ये जो क्रस्ट की उपजाऊ भूमि है ये क्या होगा? इनका अपर्दन होगा, ये अपर्दन होता जाएगा इसका। जब ये अपर्दन होगा तो आप बताएं, क्रस्ट का अपर्दन होता जा रहा है तो नीचे जो ठोस मिट्टी है वो क्या होगा? ऊपर आता जाएगा, ये अपर्दन होता जाएगा, और जितना अपर्दन इसका अधिक होता जाएगा वो क्या होगा? उतना अधिक मरुस्थल में बदलता जाएगा। तो अधिक वर्षा होने के कारण मेघालय के आसपास, मासिन राम के आसपास की एरिया क्या हो रहा है? अधिक वर्षा होने के कारण अपर्दन अधिक हो रहा है, और अपर्दन अधिक होने के कारण यह क्या हो रहा है? मरुस्थल में क्या हो रहा है? तब्दील हो रहा है। ये सवाल अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, आएगा विचार करने को कि क्या क्या कारण है कि मेघालय के पठार के आसपास मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण मासिन राम लगातार
मरुस्थल में बदल रहा है। क्या कारण है कि मेघालय के पठार के आसपास मरुस्थल तेजी से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है? अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपरदन अधिक हो रही है, अपरदन अधिक होगा, ऊपर की मिट्टी का क्या होगा, कटाव होता जाएगा, ठोस मिट्टी बढ़ते जाएंगे और ये क्या होगा, मरुस्थल में तब्दील होता जाएगा। ये हो गया मेघालय के पठार के बारे में जानकारी। तो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, हमारे कैरियर जैक्सन के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।